हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। आज हम सेकंड लेक्चर एटॉमिक फिजिक्स का स्टडी करने वाले हैं, जिसमें आज हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि हमें मॉडल्स की जरूरत क्यों पड़ी। हमने फर्स्ट लेक्चर में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टडी करी थी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम एटॉमिक फिजिक्स की स्टडी करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन क्या है। अब आज के लेक्चर में हम मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के मॉडल स्टडी करेंगे और हमें एटम्स को समझने के लिए मॉडल्स ही सबसे पहले क्यों पढ़ना पड़ा है, मॉडल की क्या जरूरत पड़ी, और अगर मॉडल को समझने से हमें एटम्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाती। इन सब के बारे में हम डिटेल वे में समझेंगे। और उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स के मॉडल, जिसमें डाल्टन्स मॉडल, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल का बेसिक रफ आइडिया लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम रदरफोर्ड मॉडल का एक पर्टिकुलर लेक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद एक और लेक्चर जिसमें हम बोर एटॉमिक मॉडल, फिर समरफील्ड मॉडल और क्वांटम मॉडल, ये डिफरेंट मॉडल्स को हम कंप्लीट करके फिर हम आगे एटॉमिक फिजिक्स में बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मॉडल्स। हमें मॉडल्स की क्यों जरूरत पड़ी फिजिक्स में और मॉडल्स क्यों रिक्वायर्ड है। फिर इंपॉर्टेंस क्या है मॉडल्स की। फिर इवोल्यूशन ऑफ एटॉमिक मॉडल्स, मींस मॉडल्स किस तरीके से इवोल्यूट हुए। फिर इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, जिसमें एटम्स के बारे में इनने सबसे पहले बताया था, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, मींस डाल्टन ने एटम की थ्योरी दी थी। फिर उसके बाद थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था। फिर इसके बाद एक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसमें गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिला था एटम का। और एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ये सब चीज हमें रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से सब चीजें पता चली थी। और उसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशन क्या हुई थी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की। फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन क्या रहे, और रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे सक्सेस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और फेलियर्स ऑफ एटॉमिक मॉडल। मींस रदरफोर्ड मॉडल ने कुछ चीजें तो हमारे काफी हद तक सही चीजें एक्सप्लेन कर पाए, बट काफी चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर इसके बाद हम लास्ट में कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स का कंपैरिजन, और उसके बाद फिर फाइनल समरी निकाल देंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन टू मॉडल्स। इंट्रोडक्शन टू मॉडल्स इन फिजिक्स। मॉडल्स, डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स, जिसमें हम देखेंगे कि मॉडल इज अ सिंपल, देखो जैसे हम मैं एग्जांपल देता हूँ, इससे समझ आएगा। जैसे आप कभी कभी आप बड़े बड़े सिटियों में शोरूम वगैरह में जाते हैं, तो अगर जैसे मोबाइल खरीदना होता है, तो मोबाइल वो डायरेक्टली ओरिजिनल मोबाइल तो नहीं बताते हैं, वो तुम्हें 100 पीस के फॉर्म में बाहर रखे होते हैं। आपसे कहते हैं कि इन मोबाइलों को चूज कर लें, जिनमें से जो भी मोबाइल पसंद आ जाएगा, फिर उसके बाद हम उसका ओरिजिनल वर्जन तुम्हें उठा के दे देंगे। तो ऐसे ही हम एटम्स में भी हम पहले मॉडल का फॉर्म में स्टडी करेंगे कि मॉडल्स एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसका वर्जन है। मतलब हम मॉडल को समझ के अपने रियल वर्ल्ड में अप्लाई करेंगे कि वो एक्चुअल में दिखता कैसा आएगा। मॉडल इज अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल सिस्टम। मींस मॉडल एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है फिजिकल सिस्टम का। यूज टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड विजुअलाइज नेचुरल फिनोमेना। मींस मॉडल एक सिंप्लीफाइड वर्जन है फिजिकल सिस्टम का, जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए और विजुअलाइज करने के लिए नेचुरल फिनोमेना। अब इसके बाद इसका फिजिकल मीनिंग हम समझें, क्या होगा फिजिकल मीनिंग। तो हम कह सकते हैं नेचर इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। नेचर इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। नेचर एक्चुअल में बहुत कॉम्प्लेक्स है। It is difficult to directly understand all the process occurring inside an atom. Means nature actually में बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमें
Actually it is difficult to understand all processes occurring inside atom. So बहुत difficult है समझ पाना कि अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हो रही होंगी इनसाइड एटम. Therefore फिजिस्ट ने क्या करा, कंस्ट्रक्ट करा सिंप्लीफाइड पिक्चर कॉल्ड अ मॉडल. मींस फिजिस्ट ने एक कंस्ट्रक्ट करा एक सिंप्लीफाइड पिक्चर जिसको हम कहते हैं मॉडल. अ मॉडल मे नॉट रिप्रेजेंट रियलिटी परफेक्टली. मॉडल परफेक्टली कोई चीज को रियलिटी में परफेक्टली तो रिप्रेजेंट नहीं करता है, बट इट कैप्चर्स मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल फीचर्स. बट ये कैप्चर करता मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल फीचर्स को, जिसमें हम कह सकते हैं सोलर सिस्टम मॉडल्स हो जाएंगे, दूसरा बोहर एटॉमिक मॉडल हो जाएंगे, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल हो जाएगा और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हो जाएंगे, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल की मदद से अपने इनसाइड द एटम क्या क्या चीजें हो रही उनको समझने की हम कोशिश करें. अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हमें मॉडल की रिक्वायरमेंट क्यों लग रही है. सो मॉडल हेल्प साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व फिनोमेना एंड प्रिडिक्ट न्यू रिजल्ट्स. मींस मॉडल्स हमें हेल्प करता है साइंटिस्टों को एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्जर्व्ड फिनोमेना और प्रिडिक्ट न्यू रिजल्ट. अब इसका रीजन की बात करें हम तो एक तो ये मॉडल्स क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को. टू एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, जो हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उनको एक्सप्लेन कर देता है. टू प्रिडिक्ट अननोन फिनोमेना, और ये प्रिडिक्ट कर देता है हमारे अननोन फिनोमेना को. टू अंडरस्टैंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, और जो हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको समझने में हेल्प करता है. टू डेवलप मैथमेटिकल थ्योरीज, और मैथमेटिकल थ्योरीज को डेवलप करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है. टू गाइड फ्यूचर एक्सपेरिमेंट, टू गाइड फ्यूचर एक्सपेरिमेंट. अब इसके बाद अगला हमारा क्या है, इंपोर्टेंस क्या है एटॉमिक मॉडल्स की. इंपोर्टेंस ऑफ एटॉमिक मॉडल्स. एटॉमिक मॉडल्स आर इंपोर्टेंट बिकॉज दे एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. ये एक्सप्लेन करता है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को, केमिकल रिएक्शन को, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स को एंड न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को. तो हम कह सकते हैं एटॉमिक मॉडल्स इंपॉर्टेंट हैं. क्यों? क्योंकि हम एटॉमिक मॉडल की मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैटर का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होगा, एटॉमिक का स्पेक्ट्रा आता है वो क्यों कैसे आ रहा है, एटम की स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स कैसे है, इलेक्ट्रॉनिक का अरेंजमेंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं. एवरी एटॉमिक मॉडल वाज डेवलप्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम लेफ्ट अनआंसर्ड. मींस हर एक मॉडल को हम डेवलप करेंगे जो कि प्रीवियस मॉडल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह गई हो या फिर उनका हमारे पास आंसर नहीं होगा, तो हम एक नया मॉडल लेके आएंगे. जैसे हम पहले मॉडल पढ़ेंगे, सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल, तो वो कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर पाए बट बस सभी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा. फिर प्लम पुडिंग मॉडल की जो खामियां थी उसको खामियों को दूर करने के लिए फिर हमारे पास आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमारी काफी चीजों को एक्सप्लेन कर पाता है बट वह भी सभी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता. फिर इसके बाद हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल आता है, वो भी हमारी काफी चीजें एक्सप्लेन कर पाता है बट सभी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. तो उसको सिंप्लीफाइड करके जो हमारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उसके बाद हमारे पास समरफील्ड मॉडल आता है. समरफील्ड मॉडल हमारी काफी चीजें एक्सप्लेन कर पाता है, वह भी पूरी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाता. फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. तो ऐसे सीक्वेंस वाइज मॉडल्स के फॉर्म में चलते रहता है. मींस सबसे पहले कोई मॉडल है वो चीजों को एक्सप्लेन कर पाए बट सभी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, फिर इसके बाद दूसरा मॉडल आएगा, वह भी कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर पाएगा बट सभी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ऐसा सीक्वेंस भी चलता रहेगा. बाय द प्रीवियस मॉडल मींस एवरी एटॉमिक मॉडल वाज डेवलप्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स जो कि लेफ्ट रहेंगे अनआंसर्ड बाय द प्रीवियस मॉडल. अब इवोल्यूशन ऑफ एटॉमिक मॉडल. अब मॉडल किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं. सबसे पहले डाल्टन मॉडल आया, फिर थॉमसन मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर बोहर मॉडल आया, फिर इसके बाद हम अभी फादर टाइम देखेंगे समरफील्ड मॉडल, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया. तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल. डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें सो जोहन डाल्टन प्रपोज्ड द फर्स्ट साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी इन 1808. मींस सबसे पहले डाल्टन्स ने एटॉमिक की थ्योरी दी थी. मींस एटम किस तरीके से होगा और एटम का अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी. तो सबसे पहले एटम्स की थ्योरी को जोहन डाल्टन ने प्रपोज किया था.
फर्स्ट साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी इन 1808, जिसमें वो बोले थे मैटर कंसिस्ट ऑफ तिनी इनविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मींस एटम जो कि बने होते हैं तिनी इनविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल, जिसको हम नाम कहते हैं एटम्स। अब इसके बाद इसकी मेन पोस्टुलेट्स की बात करें हम, मेन पोस्टुलेट्स क्या रही? सो सबसे पहले हम कह सकते हैं मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स। मैटर किससे बना होता है? एटम से। एटम्स आर इनडिवाइजेबल, मींस एटम को हम दोबारा फादर तोड़ नहीं सकते। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, मींस अगर सेम एलिमेंट हैं, दो सेम एलिमेंट है तो उनके एटम्स सेम होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर। एटम्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो, मींस एटम्स कंबाइंड होते हैं फिक्स्ड रेशियो। एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड और नर बी डिस्ट्रॉयड। इसके बाद इसके डायग्राम की बात करें हम, सो सॉलिड स्फीयर एटम, सॉलिड स्फीयर एटम। सो इसने बताया कि हर एक मैटर जो कि बना है टिनी इनडिवाइजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल, जिसको हम कहते हैं एटम्स। अब इसके बाद सक्सेस की बात करें, सक्सेस ऑफ डाल्टन एटॉमिक मॉडल, ही एक्सप्लेन कर पाए ऑब्जर्वेशन ऑफ मास। जो हम ऑब्जर्व करते हैं ना मास को, कि हर एक मैटर के अंदर कुछ मास होता है, तो उसको एक्सप्लेन कर पाए। एक्सप्लेन डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक्सप्लेन मल्टीपल प्रोपोर्शन, इंट्रोड्यूस एटॉमिक कॉन्सेप्ट। और सबसे पहले इसने मैटर के अंदर एटम प्रेजेंट होते हैं और हर एक मैटर एटम के इन स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। सबसे पहले इसने एटम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसके बाद फेलियर क्या रही डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल की? ये कुड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन, मींस ये बता ही नहीं पाया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुड नॉट एक्सप्लेन आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं? कुड नॉट एक्सप्लेन रेडियो एक्टिविटी, कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बनता है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एटम इज इंडिविजिबल, एटम इज नॉट इंडिविजिबल। एटम को हम फादर नहीं टूट सकते, बट प्रेजेंट टाइम में हमने देखा कि एटम फादर भी क्रिएटेड एंड नॉट, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बट आज के टाइम पे हमने न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह हम एटम को डिस्ट्रक्ट और क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला मॉडल हमारा आया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अगला मॉडल आया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसका बैकग्राउंड की बात करें तो इन 1897 जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन यूजिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी यूजिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। Therefore, Dalton's indivisible atom become incorrect. मीन्स इससे ये क्लियर हो गया था कि डाल्टन्स ने बताया था कि एटम इंडिविजिबल एटम है, वो इनकरेक्ट हो गया था। सो इसके बाद थॉमसन जो मॉडल था उसमें क्या कहता है? एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है इनसाइड इट। मींस थॉमसन ने क्या बताया कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है जो कि एम्बेडेड है इनसाइड। और इसके डायग्राम की बात करें हम, सो ये डायग्राम देखिए जिसके अंदर ये स्फीयर है, इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से बना और जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें, सो पॉजिटिवली चार्ज फिल्स द एंटायर एटम। सो पॉजिटिवली चार्ज फिल होते हैं किससे? एंटायर एटम से। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक अ रेजिन इन अ पुडिंग। सो इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं लाइक अ रेजिन इन अ पुडिंग। जैसे प्लम पुडिंग मॉडल, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। जैसे आपने देखो ना तरबूज, तरबूज के अंदर जो अंदर लाल लाल सा होता है उसको ना पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज जो बीज होते हैं ब्लैक कलर को, उसको ना नेगेटिवली चार्ज कर दिया, इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक अ रेजिन इन अ पुडिंग, हेंस कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल, इसीलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। इसके बाद इस मॉडल की सक्सेस की बात करें, सक्सेस ऑफ थॉमसन मॉडल, इसने इंक्लूड करा किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। और एक्सप्लेन करा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, मींस पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज टोटल चार्ज जीरो हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, और इसने एक्सप्लेन करा एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मींस एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि प्रेजेंट है।
जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाम दिया। इस मॉडल की फेलियर क्या रही? फेलियर ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये कुड नॉट एक्सप्लेन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे और कुछ 180 डिग्री डाइवर्ज करके आ रहे थे। तो ये मॉडल इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कुड नॉट एक्सप्लेन न्यूक्लियस, मींस एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके बारे में भी इसने कुछ नहीं बताया। कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बनता है ना जिसमें लाइंस आ रही होती है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी, और ये भी नहीं बता पाए कि एटॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में। अब इसके बाद ये जो खामियां रह गई, इन खामियों को दूर करने के लिए हमारे पास अगला मॉडल आएगा जिसको हमने नाम दिया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की? क्योंकि जो हमारा थॉमसन मॉडल है उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई होंगी, उन कमियों को दूर करने के लिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। सो थॉमसन मॉडल प्रेडिक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स शुड पास थ्रू एटम्स विद वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन। सो थॉमसन मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा था कि अल्फा पार्टिकल्स शुड पास थ्रू एटम्स विद वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन, बट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शो दैट समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। बट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमें क्या बता रहा था कि ये रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट, देयरफॉर हमें कोई न्यू मॉडल की जरूरत थी, जिसमें हमने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ये देखिए गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, तो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया और उस बेसिस पे एक्सपेरिमेंटल पे काफी ऑब्जर्वेशन की। मतलब उस एक्सपेरिमेंट को लगभग 2 से 3 साल करा गया होगा, उसके बाद जाके कंक्लूड कर पाए होंगे कि इन 1909 रदरफोर्ड, गीगर एंड मार्सन परफॉर्म्ड द फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इन्वेस्टिगेट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मींस एटम के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से, इसको पता करने के लिए। तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करें हम, सो इसके अंदर एक गोल्ड फॉयल ली गई, गोल्ड फॉयल ली गई और जिसमें अल्फा रे पार्टिकल को सेंड करा गया और इसमें जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी गई। अब इसमें हुआ क्या? अल्फा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स, मींस यहां से रेडियो एक्टिव सोर्स रखा हुआ है, यहां से अल्फा पार्टिकल को हम थ्रो कर रहे हैं एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स थिन गोल्ड फॉयल, मींस हम किसकी तरफ डायरेक्ट करें? डायरेक्टेड टूवर्ड्स थिन गोल्ड फॉयल, मींस बहुत पतली सी परत गोल्ड की, उसकी तरफ अल्फा पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं। स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टेड यूजिंग जिंक सल्फाइड स्क्रीन, सो स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्ट होते हैं यूजिंग जिंक सल्फाइड स्क्रीन। स्कैटरिंग एंगल्स मेजर्ड, जिसमें स्कैटरिंग एंगल्स मेजर करते हैं। स्कैटरिंग पार्टिकल्स डिटेक्टेड, जिसमें स्कैटरिंग पार्टिकल्स डिटेक्ट करते हैं हम जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे और स्कैटरिंग एंगल को मेजर करते हैं। अब इस ऑब्जर्वेशन ऑफ गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने काफी चीजें ऑब्जर्व करी और उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने क्या कंक्लूड करा? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन फर्स्ट क्या रही हमारी? मोस्ट अल्फा पार्टिकल पासेस स्टेट थ्रू, मींस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास हो गए स्टेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सो इससे हमें क्या पता चला? दिस इंडिकेट्स एटम इज मोस्टली एम्प्टी, मींस इससे एक चीज क्लियर हुई कि एटम के अंदर बहुत सारा मोस्टली स्पेस एम्प्टी है। फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या रही? सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या रही? अ फ्यू अल्फा पार्टिकल वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, मींस कुछ अल्फा पार्टिकल स्लाइटली डिफ्लेक्टेड हुए, स्लाइटली डिफ्लेक्टेड हुए, स्लाइटली डिफ्लेक्टेड हुए। तो इससे क्या पता चला? दिस इंडिकेट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, मींस इससे हमें यह पता चला कि कुछ बीच में कुछ ऐसा चीज है जो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको हमने बाद में नाम दिया न्यूक्लियस। जैसे हमने यहां से अल्फा पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं, तो उन्हें देखा कुछ पार्टिकल्स ऐसे निकल जा रहे थे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे निकल जा रहे थे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे निकल जाते, कुछ पार्टिकल्स मींस 10,000 में से एक पार्टिकल के लिए 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में देखा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी इन एटम,
दूसरा ऑब्जर्वेशन में देखा कि कुछ ना कुछ बीच में पॉजिटिवली चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। थर्ड ऑब्जर्वेशन, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंडेड बैकवर्ड, मींस बहुत कम पार्टिकल बैकवर्ड रिबाउंड हुए, बैकवर्ड हुए 180 डिग्री पे। सो हमें इससे क्या पता चला, दिस इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ वेरी स्मॉल डेंस न्यूक्लियस, मींस इससे हमें पता चला दिस इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेरी स्मॉल डेंस न्यूक्लियस। फिर इसके बाद इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड करा, एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, मींस एटम मोस्टली एम्प्टी है, पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है कहां पे, न्यूक्लियस पे। नियरली इंटायर मास लोकेटेड इन न्यूक्लियस, मींस पूरा का पूरा मास लोकेटेड है कहां पे, न्यूक्लियस पे। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल जिसमें न्यूक्लियस सेंटर पे है, जिसका पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सो रदरफोर्ड मॉडल से हम रदरफोर्ड एटम कंसिस्ट ऑफ tiny positively charged nucleus around which is electron revolve, means इस बेसिस से हम बोल सकते हैं एटम कंसिस्ट है tiny positively charged न्यूक्लियस से, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इसी बेसिस पे हमने मैथमेटिकल एनालिसिस किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगी। एक तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। सो mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो इसी बेसिस पे हम बोल सकते हैं mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इक्वेशन गवर्न्स इलेक्ट्रॉन मोशन अराउंड न्यूक्लियस, मींस ये इक्वेशन गवर्न करती है इलेक्ट्रॉन के मोशन को अराउंड न्यूक्लियस। अब उसके बाद हम सक्सेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल की बात करें, तो सबसे पहले इसने हमें डिस्कवर्ड किया किसका, न्यूक्लियस को, एक्सप्लेन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को, इसने एक्सप्लेन करा हमारा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को, एक्सप्लेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मास, और इसने एक्सप्लेन करा मास जो कि कॉन्सेंट्रेट है उसके बारे में, इंट्रोड्यूस न्यूक्लियर एटम कॉन्सेप्ट, और उसने इंट्रोड्यूस किया किसको, न्यूक्लियर एटम कॉन्सेप्ट को, बिकम फाउंडेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, और ये फाउंडेशन बना न्यूक्लियर फिजिक्स का। इसके बाद अगला था हमारा फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सो फेलियर क्या रही रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, फर्स्ट फेलियर एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एटॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कोई चार्ज पार्टिकल है वो अगर कंटिन्यूअसली मूव करेगा तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होंगी तो कुछ टाइम के बाद उसकी जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगी तो उसकी एनर्जी लॉस होगी, और एनर्जी लॉस होगी तो कुछ टाइम के बाद वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर समा जाना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं हो रहा, एटम स्टेबल है, एटम प्रेजेंट है। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी सिंस इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट, सो इट कंटिन्यूअसली एक्सीलरेट्स, मींस ये कंटिन्यूअसली एक्सीलरेट कर रहा होगा, देयरफॉर इट शुड एमिट रेडिएशन, सो ये कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट कर रहा होगा, और जिसकी वैल्यू पावर E इज इक्वल टू E स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट CQ, जिसको लार्मर फॉर्मूला भी हम बोलते हैं। हेंस इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी, बट हम ऑब्जर्व क्या करें कि इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू न्यूक्लियस, बट ये थिंग विच नेवर हैपेंस, बट ये एक्चुअल में हो नहीं रहा था। दूसरी फेलियर थी एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हम देख रहे थे, रदरफोर्ड मॉडल प्रेडिक्ट कंटिन्यूअस रेडिएशन। रदरफोर्ड मॉडल क्या बता रहा है कि एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट होगी, बट एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व करा कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास आ रही थी, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस, हेंस मॉडल्स फेल हो गया। और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स, जो हमारी एनर्जी लेवल्स है वो एक्चुअल में क्वांटाइज है, और इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन क्वांटाइज एनर्जीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट।
सो इन सब चीजों को रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रा आ रहा था, एटॉमिक स्टेबिलिटी, एटॉमिक स्पेक्ट्रा वगैरह, इन सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। अब इसके बाद अगला मॉडल जो हम पढ़ेंगे ना वो और एटॉमिक मॉडल। बट मैं फिर से कहूंगा कि एक बार और हम डिटेल में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इंटरव्यूज वगैरह में बहुत पूछ देंगे कि थिन गोल्ड फॉइल ही क्यों ली गई और इसका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में और क्या क्या चीजें होंगी। तो इसको एक पर्टिकुलर लेक्चर फिर से मैं एक बार और एक डिटेल लेक्चर लूंगा जिसमें हम एक एक चीज को डिटेल वे में हर एक पॉइंट को समझेंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी और बोर एटॉमिक मॉडल भी। सो हम अभी के टाइम पे कंपेयर कर सकते हैं बेसिक आइडिया कि इन तीनों मॉडल में क्या क्या कंपैरिजन हो सकते हैं, थॉमसन मॉडल, डाल्टन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, डाल्टन में सॉलिड स्फीयर था, पॉजिटिव स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड ऑन इट, इसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन डाल्टन में नहीं प्रेजेंट है, थॉमसन में यस प्रेजेंट है, रदरफोर्ड में भी यस थे। न्यूक्लियस डाल्टन में नहीं प्रेजेंट था, थॉमसन में भी नहीं था, बट रदरफोर्ड में प्रेजेंट था। एम्प्टी स्पेस डाल्टन ने नहीं बताया था, थॉमसन ने भी नहीं बताया था, और रदरफोर्ड ने बताया मोस्टली एम्प्टी है। एक्सप्लेन स्कैटरिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाया डाल्टन, थॉमसन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, रदरफोर्ड एक्सप्लेन कर पाया। एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा, डाल्टन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, थॉमसन भी नहीं कर पाया, रदरफोर्ड भी नहीं कर पाया। सो फाइनल समरी हम इस बोल सकते हैं हमारे इस लेक्चर की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मॉडल सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, मींस मॉडल एक प्रकार से कह सकते हैं सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है किसका, रियलिटी का। डाल्टन ने बताया एटम इज इंडिविजिबल सॉलिड स्फीयर है। थॉमसन ने बताया पॉजिटिव स्फीयर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। रदरफोर्ड ने बताया टिनी न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, मींस टिनी न्यूक्लियस है जिसके अराउंड सराउंडेड है न्यूक्लियस। और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, एटम मोस्टली एम्प्टी है, एटम के अंदर मोस्टली स्पेस एम्प्टी है। रदरफोर्ड ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या रही, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, मींस रदरफोर्ड की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट यही कह सकते हैं कि उसने एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर करा। रदरफोर्ड बिगेस्ट फेलियर क्या रही, कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी, लाइन स्पेक्ट्रा, दीज फेलियर्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। मींस ये जो कमियां रही एटॉमिक स्टेबिलिटी, लाइन स्पेक्ट्रा, इन सबको काउंटर पार्ट्स करने के लिए, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट मॉडल आएगा बोहर एटॉमिक मॉडल, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे और उसका हर एक पॉइंट्स को समझेंगे, उसकी पोस्टुलेट समझेंगे, उसकी फेलियर, उसकी सक्सेस समझेंगे, और उसने इन सब एटॉमिक स्टेबिलिटी या फिर इन सब चीजों को कैसे काउंटर पार्ट्स करा और क्या क्या पॉइंट्स दिए, इन सबको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा होगा, और जहां कहीं भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स को बताएं जिससे कि मैं उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके और बेटर क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिल सके। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वेरी सून। कीप टेक केयर, बाय बाय।